चलिए, पिछले वीडियोस में हमने प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया को समझा। उसके कुछ वेरिएशन देखे। कार्बन फिक्सेशन के C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, CAM साइकिल है। अब हम आज पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो इन कारकों को पढ़ें उससे पहले एक नियम आता है जिसे कहते हैं ब्लैकमैन का नियम। ब्लैकमैन का नियम वास्तव में एक साइंटिस्ट जो इससे पहले आए थे, लिविंग, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम। बस उसी का विस्तार किया और नाम दिया ब्लैकमैन रूल या ब्लैकमैन का सीमाकारी नियम, लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन का सीमाकारी नियम। चलिए तो पहले समझते हैं ये क्या है। तो पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। ब्लैकमैन के सीमाकारी नियम के अनुसार जब भी प्रकाश संश्लेषण या कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसको एक से अधिक कारक प्रभावित करते हैं, तो उस प्रक्रिया की दर उस कारक पर निर्भर हो जाती है जो सबसे न्यून मात्रा में हो अथवा सबसे मंदतम हो, धीमा हो। मैं फिर से बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, पर्णहरित भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए। 4 कारक हो गए जो इसको प्रभावित करते हैं। तो अब प्रकाश संश्लेषण की दर के लिए सब कारक आवश्यक है, लेकिन वास्तव में इसकी दर किस कारक पर निर्भर हो जाएगी? जो सबसे न्यून मात्रा में हो या जिसका प्रभाव धीमा हो। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो ये कोई लोहे की जंजीर है, ठीक है। अब इसके बीच की कोई एक कड़ी कमजोर है, बाकी सब मजबूत है, तो पूरी चेन की निर्भरता किस पर हो गई? इस कमजोर कड़ी पर। बस प्रकाश संश्लेषण में वैसे ही है। उदाहरण से समझे, प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, पर्णहरित पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर किस पर निर्भर हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड पर। अर्थात जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की दर बढ़ेगी, प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ने लगेगी। उसका उल्टा, कार्बन डाइऑक्साइड पर्याप्त है, जल पर्याप्त है, पर्णहरित पर्याप्त है, लेकिन यदि प्रकाश की मात्रा कम है तो प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश पर निर्भर करने लगेगी। तो यही है ब्लैकमैन का सीमाकारी नियम या न्यूनतम कारक का सिद्धांत, लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम। तो ये कुछ सिद्धांत है आरंभिक जो फोटोसिंथेसिस के बारे में दिए गए। अब हम प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाह्य कारक। और बाह्य कारक में सबसे पहला बिंदु आता है प्रकाश, लाइट। तो प्रकाश, जैसा कि हमने पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण का नाम ही प्रकाश पर आधारित है। तो प्रकाश की कई भौतिक गुणधर्म जो है वो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। जैसे प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी कितनी है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना, दोनों अलग चीजें, तापमान कितना, टेम्परेचर कितना, ये सब चीजें प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम वेवलेंथ की बात करते हैं। हम जानते हैं कि रेड लाइट यानी 660 mm के तरंगदैर्घ्य पर और ब्लू लाइट लगभग 446 mm, इस लाइट पर फोटोसिंथेसिस सर्वाधिक होता है। हम जानते हैं कि जो विजिबल लाइट है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। 400 से नीचे और 700 से ज्यादा के तरंगदैर्घ्य के प्रकाश पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इसको PAR भी कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR, राइट फ्रॉम द 400 nm टू 700 nm। इसको प्रकाश, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण भी कहते हैं। तो ये तरंगदैर्घ्य जो है वो प्रकाश संश्लेषण की दर को इस तरह से प्रभावित करता है। चलिए, तीव्रता होती है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर
पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा जो कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। आपने नाम शब्द सुने होंगे, छाया में उगने वाले पौधे और प्रकाश में उगने वाले पौधे, जिनको हीलियोफाइट और स्कायोफाइट्स कहते हैं। प्रकाश एक तो होता है छाया प्रिय पौधे और प्रकाश प्रिय पौधे। तो किसी को कम लाइट की आवश्यकता होती है, 50 से लगभग 100 फुट कैंडल के लगभग तीव्रता चाहिए, किसी को 100 से 200 चाहिए। तो अगर मान लो 100 से 200 कैंडल किसी को प्रकाश चाहिए और उसको ये मिला, सही वृद्धि नहीं होगी। इस रेंज में उगने वाले पौधों को ये प्रकाश मिला, तो उनमें प्रकाश संश्लेषण की दर सही नहीं हो पाएगी। तो ये कुल मिलाकर तीव्रता भी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करती है। तापमान, प्रकाश संश्लेषण के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर को हम इस ग्राफ से दर्शा सकते हैं। ये है ऑप्टिमम यानी श्रेष्ठतम। प्रकाश का एक निश्चित चरम बिंदु जिस पर प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होगी। यदि इससे कम तापमान हुआ तो प्रकाश संश्लेषण की दर गिरेगी, इससे अधिक तापमान हुआ तो भी प्रकाश संश्लेषण की दर गिर जाएगी। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो C3 प्लांट है उनके लिए तो होता है लगभग 25 से 30 या 35, और जो C4 प्लांट है उनके लिए होता है 35 से 40। अब ऐसा क्यों है कि निम्न प्रकाश या उच्च प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है? इसका मुख्य कारण है, हम सभी जानते हैं कि सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में एंजाइम काम करते हैं। एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीनों से बने होते हैं, और उच्च तापमान पर या निम्न तापमान पर प्रोटीन जो है वो विघटित हो जाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। एक और प्रकाश के संदर्भ में बात, Q10 = 2। ये क्या है? ये कहता है सिद्धांत कि प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि से प्रकाश संश्लेषण की दर दुगुनी हो जाती है। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए ही ये बात सत्य है। इससे ज्यादा के तापमान पर रूबिस को भी काम नहीं करता। तो ये Q10 रूल है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि से प्रकाश संश्लेषण की दर दुगुनी हो जाती है। तो ये कुछ प्रकाश से संबंधित और तापक्रम से संबंधित बिंदु थे। अब हम चर्चा करते हैं कुछ अन्य कारक, जिसमें से आता है जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो तीनों के लिए भी यही कॉमन बात कि जितनी मात्रा में आवश्यक है, श्रेष्ठतम मात्रा उतनी चाहिए, उससे कम भी नहीं और उससे ज्यादा भी नहीं। तो हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हम जानते हैं कि CO2 कितनी होती है? 0.03 एनवायरमेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड की दर को बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, लेकिन एक हद तक, उससे आगे नहीं। जब रूबिस को फुल हो जाएगा, उसकी कोई साइट ही नहीं बचेगी CO2 को ग्रहण करने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड की दर का बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ C3 और C4 की तुलना करें तो एक बिंदु आता है, हमारे सिलेबस में भी है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट। हमारे सिलेबस का हिस्सा अभी हम चर्चा कर लेते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वह सांद्रता जिसमें प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के बराबर हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की उस सांद्रता को कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड खर्च होती है या उपभोग होती है, श्वसन में उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो जाती है। यानी दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, कार्बन का बैलेंस हो जाता है। तो ये एक निश्चित सांद्रता होती है पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो C3 प्लांट है उनका कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट, CCP पॉइंट मैंने लिखवाया था, लो होता है इसका C3 प्लांट का। इसका मतलब ये है
कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की कम सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण की दर को अधिक बनाए रख सकते हैं, जबकि C4 प्लांट, जबकि C3 प्लांट में ऐसा नहीं होता, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता आवश्यक होती है। C4 प्लांट में CCP लो होता है, मतलब वो निम्न कार्बन डाइऑक्साइड पर भी प्रकाश संश्लेषण की दर को अधिक बनाए रखते। चलिए अब एक और कारक जिसकी हम चर्चा करते हैं वो है ऑक्सीजन। अब हम जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ते हैं तो हमें ध्यान में ऑक्सीजन तो कहीं चाहिए ही नहीं, बल्कि पैदा होती है वो तो, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कल ही हमने पढ़ा था फोटोरेस्पिरेशन, रूबिस्को एक बाई फंक्शनल एंजाइम है। वैसे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के लिए बना है, लेकिन यदि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ जाए तो रूबिस्को ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और उस समय जो क्रिया होती है उसको कहते हैं प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन। और इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? मैंने लिखवाया था ऑटो वारबर्ग, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वारबर्ग प्रभाव या वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं। यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो तब वो आउट कम्पीट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, प्रकाश संश्लेषण न होकर प्रकाश श्वसन शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी ये मैं रिपीट करना चाहूंगा, हम पहले पढ़ चुके हैं, C4 प्लांट में प्रकाश श्वसन नहीं होता, वहां की ऐसी इंटरनल व्यवस्था होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा बनी रहती है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर थे प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम कुछ आंतरिक कारक हैं उस पर भी चर्चा करते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है क्लोरोफिल, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लोरोफिल या पर्णहरित की वो अणु है जो प्रकाश को ग्रहण करता है। तो कई ऐसे कारक होते हैं जो पादपों में, पत्तियों में पर्णहरित की मात्रा को कम कर देते हैं। सपोज ऐसे बहुत सारे लार्वी होते हैं जो क्लोरोफिल को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं, या मैग्नीशियम की कमी हो गई, कोई और मिनरल की कमी हो गई तो क्लोरोसिस हो जाता है, अक्सर प्लांट पैथोजन से क्लोरोसिस हो जाता है। तो अगर इनकी मात्रा कम हो गई, पर्णहरित की हरिमहीनता हो गई, तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर मिनरल की कमी से पत्तियों की कमी हो गई, कहीं न कहीं पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण का कारण है, तो अगर पत्तियों की संख्या कम हो गई तो भी प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी। पत्तियों में विशेष करके उनकी एनाटॉमी भी प्रभावित करती है, पर्णरंध्र कैसे हैं, इनकी संख्या कैसी है, धसे हुए हैं या नहीं है, इन पर क्यूटिकल का आवरण है, वो दिन में खुलते हैं, रात को खुलते हैं, क्या मैकेनिज्म है इनकी होती की, ये भी प्रभावित करती है। इसी तरह से एक और कारक है आयु, कि पुरानी और जो वृद्ध पत्तियां हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है और युवा पत्तियों में अधिक होती है। और एक और आंतरिक कारक है अंतिम उत्पाद, यानी अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का शर्करा, शुगर। अगर ये पर्याप्त मात्रा में बन गया है और इसका संचय हो गया है तो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होगी, तो उसकी दर कम हो जाती है। तो पत्ती की बनावट, पर्णहरित का संगठन, पर्णहरित की मात्रा, पौधे की आयु, पत्ती की आयु और अंतिम उत्पाद, ये कुछ ऐसे कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ कारक थे हमने पढ़े प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक में, शायद हमारा रेस्पिरेशन पॉइंट है, उसको पढ़ेंगे। समय समय पर आपको जो असाइनमेंट दिए जाते हैं, एक बात ध्यान रखें, असाइनमेंट में ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप इनको ज़रूर गौर करना, सॉल्व करना, पर्सनली भेजना और इसको नोट डाउन भी करना, उन्हीं में से प्रश्न बनेंगे, है ना। मैंने आपको एक PDF भी शेयर की है, जैसे C3 और C4 प्लांट का कंपैरिजन है। अब ये परीक्षा में हर बार आता है, तो नोट्स में भी कुछ ऐसी बातें हैं, आप उनकी प्रिंट निकालिए या अपनी भाषा में लिख लीजिए
ये परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो आपके साथ समय समय पर शेयर